Hello students, I am CA Dharmendra Gupta taking class on correlation today. ये क्लासेस AKN के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज का टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आप सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर प्राइस इंक्रीज करे तो डिमांड में क्या फर्क होता है, कम हो जाती है। इसका मतलब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा इंक्रीज करता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आपने पढ़ा होगा प्राइस अगर इंक्रीज करे तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, या प्राइस कम हो तो सप्लाई भी कम होती है। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पहली चीज कि क्या रिलेशनशिप exists between two variable or not। पहली चीज क्या है कि रिलेशनशिप है या नहीं है, और if yes then extent of relationship। तो आज की क्लास में हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या टू से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मल्टीपल कोरिलेशन होता है, पार्शियल कोरिलेशन होता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इनमें देखना है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो कितनी। तो आज हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन का मतलब हो गया कि हमें जानना है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास मेथड्स भी होने चाहिए, ठीक है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए एक मेथड है स्कैटर डायग्राम। एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, दूसरा है कार्ल पियर्सन। और तीसरा है रैंक कोरिलेशन, और चौथा है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक है। तो हमारे पास आज चार मेथड हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम। ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम कैसे हम बता सकते हैं कि कोरिलेशन है कि नहीं है। जैसे एक्स और वाई लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्सिस जैसा कि जानते हैं ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस में क्या है 1 2 3 4 5, और ये 10 20 30 40 50। अगर हम इसको प्लॉट करें 1 10 एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट है 2 20 3 30 4 40 5 50। ऑल दी पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि हम चाहें तो इनको मिलाएं
यानी इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है, ये दिस इज द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा 1। और अगर ये इस तरीके का है तो ये होगा -1। ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हमने क्या किया, x में 1 और y में 10 को 30 को प्लॉट किया, ये 4 और 40 को प्लॉट किया, ये 5 और 50 को। इस प्रकार से प्लॉट करने पे अगर अपवर्ड लाइन आए तो ये +1 और डाउनवर्ड तो -1। और अगर अपवर्ड तो है लेकिन एक लाइन नहीं है, लेकिन अगर हम लाइन खींचें तो उसके क्लोज हैं, तो इसको कह सकते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या कहेंगे इसको, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरीके से अगर अपवर्ड तो है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये डाउनवर्ड है ट्रेंड तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये पता ही ना चलता हो कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो नो कोरिलेशन। तो ये जो कोरिलेशन निकालने की तरकीब है, इट इज नॉट साइंटिफिक, ये सब्जेक्टिव है। अब हम किसको हाई कहेंगे किसको लो कहेंगे, इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया देने के लिए आपको ये भी एक मेथड है। इससे ये तो पता चलता है हाई है लो है, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है 0.78 है कि 0.73 है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए ये मेथड मैथमेटिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। तो दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। तो चलो कार्ल पियर्सन मेथड को देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो कौन सा मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन जो मेथड है उसमें क्या होता है कि आर स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन निकालने के लिए आर को निकालते हैं, ऊपर तो लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका मतलब है इसमें कार्ल पियर्सन में रेशो ऑफ कोवेरिएंस टू प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी कार्ल पियर्सन की। कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो आपको या कोवेरिएंस निकालना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो आज हम इसको भी बताने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस कैसे निकलते हैं। आप ये ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आज कोरिलेशन का, ये सीए फाइनल में और सीए इंटर में भी आने वाला है। तो आपको ये अच्छी तरीके से सीखना होगा। और इसके आगे वाला चैप्टर है रिग्रेशन, वो भी इंटर और फाइनल में उसकी वैल्यूज निकालनी आती हैं। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, इनको ध्यान से सीखना। सिर्फ सीए फाउंडेशन ही नहीं, आगे भी काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सीखना है आज। तो मैंने आपको क्या बताया कि आर बराबर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई
डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ बच्चे हैं जिनको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का मतलब बच्चों मतलब है व्हेन डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज टेकन। यहाँ पे स्टेट्स में सिंबल की बात है, हम सिंबल बनाएंगे स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, कि जैसे ये लिखा हुआ है एक्स 1 2 3 4 5, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिग्मा एक्स निकालना होगा। और मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी क्या हुआ 15 अपॉन 5 3। और स्मॉल एक्स क्या होगा? स्मॉल एक्स होगा एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, ऐसे ये आ जाएंगे। और एक्स स्क्वायर क्या हुआ? हो जाएगा 41014, टोटल कितना होगा 10। इसको कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10, एन कितना है 1 2 3 4 5, तो एन कितना है 5, तो हो गया √2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एक मेथड क्लियर हो गया। फिर से देखते हैं, अगर y लिखा हुआ है, y सपोज लिखा है 2 6 4 8 10, तो इसका टोटल सिग्मा y आएगा, आ गया 30। और y बार क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 5 6। और स्मॉल y क्या होगा y माइनस y बार, तो कितना होगा -4 0 -2 +2 और +4। y स्क्वायर क्या होगा 16 0 4 4 16, टोटल कितना होगा 40। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा y स्क्वायर कितना है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकाल लिया। अब x और y को दोबारा से लिखते हैं, x और y। x कितना था 1 2 3 4 5, और ये क्या था 2 6 4 8 10। अब हमने स्मॉल x क्या निकाला था, x बार कितना था, x बार था -2 -1 0 1 2। आपको याद है? नहीं तो पिछली स्लाइड में देख लो। और स्मॉल y क्या होगा y माइनस y बार, y बार कितना है 6। इसमें 6, तो कितना आएगा -4 0 2 -2 +2 और 4 आया था। ठीक है, y स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर 4 1 0 1 4, y स्क्वायर क्या आएगा 16
04416 और एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई हो गया 8 0 0 2 8 तो 18। तो कोवेरियंस एक्स वाई कितना होगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन 18 डिवाइडेड बाई 5 3.6। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पहले से पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का आपको पता है। तो आर बराबर क्या होगा, कोवेरियंस एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कितना हो गया 3.6 √2 √8। इसको सॉल्व किया तो 9 को 0.9 को हम क्या लिखेंगे, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन निकाला आपने, और कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, ये है एक्चुअल मीन मेथड। मैं इस मेथड को फिर से बताता हूँ जिससे कि आप डायरेक्टली निकाल सको। ना तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की आवश्यकता होगी, ना आपको कोवेरियंस निकालने की आवश्यकता होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। और कोवेरियंस क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। और आर बराबर क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, कोवेरियंस में सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। देखो ये रूट एन है, ये रूट एन है, ये एन है, जो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर हम पिछली स्लाइड देखें, सिग्मा एक्स वाई कितना है 18 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10 और ये कितना है 40। तो नीचे 20 आ जाएगा और ये आ गया 0.9। ये तो हमने पहले भी निकाला था सर, तो अभी भी वही आया। तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्टली विदाउट मेकिंग यूज ऑफ कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ये ध्यान क्या रखना है कि ये ध्यान रखना एक्चुअल मीन मेथड है। ये एक्चुअल मीन मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेविएशन किससे लिया है, एक्चुअल मीन से लिया है। तो अगर आपने एक्चुअल मीन से डेविएशन नहीं लिया और ये फॉर्मूला लगाया तो गलत ही होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेरे से क्लास में आके पूछते हैं कि सर मेथड तो आपने सही लिखाया लेकिन हमारा आंसर तो आ नहीं रहा। वो क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ को ले लेते हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ को लेंगे तो डायरेक्ट मेथड लगेगा। तो अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। चलो उसको भी समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ये हम मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का क्या होगा, अरे भाई एक्स की जगह वाई आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा वाई अपॉन एन का स्क्वायर। और कोवेरियंस एक्स वाई क्या होगा, कोवेरियंस एक्स वाई का होगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन, जिसको हम मीन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सिग्मा वाई अपॉन एन जिसको हम मीन ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट मेथड के हैं। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मूला लगना है, एक्चुअल मीन को इस्तेमाल करेंगे तो वो लगेगा, और एज्यूम मीन को अभी एज्यूम मीन का भी बताया जाएगा। तो पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे
जैसे हमें वैल्यूज गिवन है, x दे रखा है 1 2 3 4 5, y है 2 6 4 8 10। अगर इसका सम करें तो 15 आ रहा है, इसका सम करें तो 30 आ रहा है। x स्क्वायर करें 1 4 9 16 25, तो टोटल कितना आया 55। और y स्क्वायर करें तो 4 36 16 64 100 220 आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम एक्स वाई करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा एक्स वाई को 2 और ये 12, फिर 12 32 और 50, तो 108 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 108 आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा भाई? हमने जो अभी तक सीखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला भी लिखाया था उसका अप्लाई करना है। तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 55, एन कितना है, क्या आप एन बता सकते हो? 1 2 3 4 5, 5 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हैं, तो इसका मतलब एन कितना होगा 5 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 15 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, तो 11 माइनस 9 कितना आया √2। सर पहले भी तो यही आया था, तो मेथड चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वही आएगा जो पहले भी आया था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको याद है, एक्स की जगह वाई लिखना है बस। 220 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है 5, और सिग्मा वाई कितना है 30 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 44 माइनस 36, तो √8। सर पहले भी तो यही आया था, अभी भी यही आया। तो ये मेथड कोई भी यार अप्लाई करो आंसर वही आएगा। तो पहले मेथड हमने एक्चुअल मीन लिया था, अब इस बार क्या लिया है डायरेक्ट लिया है। और कोवेरियंस एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन और सिग्मा वाई अपॉन एन, तो क्या होगा सिग्मा एक्स वाई क्या दिखाई दे रहा है 108 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 और 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 3.6 पहले भी आया था अभी भी आएगा। तो ये कौन सा मेथड है? ये है डायरेक्ट मेथड। जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, वैल्यूज को एज इट इज रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, जब मीन से डेविएशन निकालते हैं तब वो होता है एक्चुअल मीन मेथड। जब हम वैल्यूज को एज इट इज लेते हैं तब वो डायरेक्ट मेथड होता है। आपके मन में आ रहा हो इतने मेथड पढ़ाने की जरूरत क्या है, हमें सीधे बता दिया जाए कौन सा मेथड लगाना है। अरे जब वैल्यूज बहुत कम हो, सिंगल डिजिट में, जैसे अभी हमने सवाल किया, तो डायरेक्ट मेथड लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी वैल्यूज हो तो कैसे लगाओगे? तब क्या कर सकते हैं, हम मीन निकाल के डेविएशन ले सकते हैं। लेकिन सर मीन अगर फ्रैक्शन में आए तो फिर एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे, जो कि हम तीसरा मेथड बता रहे हैं। तो क्लियर हो गया, पहला मेथड हमने कब लगाना है, जब मीन इंटीजर में आए, पूर्णांक हो, जब उसमें फ्रैक्शन ना हो। जब मीन इंटीजर वैल्यू है तो हम मीन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मीन इंटीजर नहीं है तो हम क्या देखेंगे, अगर वैल्यूज कम है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, और अगर वैल्यूज बड़ी हैं डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम अज्यूम मीन भी लगा सकते हैं। कोई भी मेथड लगाओ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम अब तीसरे मेथड से करने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। चलो जी अज्यूम्ड मीन मेथड से करके देखते हैं क्या यही आता है या कुछ और आता है। तो चलो, हमने वैल्यूज वही रखनी है जिससे कि आपको मैं बता पाऊं कि देखो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी यूज करो। ठीक है सर, एज्यूम मीन में हम मीन किसको माने, किसी को भी मानो। सर ये कैसे? अरे कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे
मैंने पहले में 2 को एज्यूम मीन माना, तो dx क्या होगा? अब देखो सिंपल जो dx है, dx का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो कितना हो जाएगा? -1 0 1 2 3, इसका सम कितना होगा? 5। ठीक है। अच्छा, हमने ay 8, सर आपने 6 क्यों नहीं माना, या पहले में आपने 3 क्यों नहीं माना? एक्चुअल मीन 3 है तो हमने 3 के अलावा 2 ले लिया। एक्चुअल मीन y का 6 है तो हमने उसको 6 को नहीं लिया, 8 को ले लिया। सर हम 4 भी ले सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी वैल्यू को मीन ले सकते हो, लेकिन मीन लेना किसको चाहिए? जो क्लोजेस्ट टू एक्चुअल मीन। ठीक है, हमें तो यहाँ कंसेप्ट बताना है, यहाँ तो एक्चुअल मीन से करा जा सकता है, लेकिन हमने एक कंसेप्ट भी तो बिठाना है दिमाग में, तो इसके लिए क्या किया? dy निकाला। dy क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। 2 में से 8 गए -6, 6 में से 8 गए -2, -4, 0 और 2, इसका आंसर कितना हुआ? -10। ठीक है, माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे माइनस और प्लस में ध्यान ही नहीं रखते, अरे भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। माइनस और प्लस का ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए इसमें भी रखेंगे। अब dx का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो सीधी सी बात है, ये -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो टोटल कितना हो गया? 9, 10 और 4 14 1 15। अच्छा, dy का स्क्वायर क्या होगा? जो हमने dy निकाला, जैसे ये -6 है, पॉजिटिव 36 आएगा, ये चीज ध्यान रखने का। 4 आएगा, 16 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, तो ये 20 और 40 60 हो गए। और dx dy आ गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इसको इससे करेंगे तो 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा, ये 6, और 6 और 6 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है? सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या होगा? सिग्मा dx स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5/5 का स्क्वायर, तो √2 आ गया। पहले भी यही आया था और अभी भी यही आया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा? सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा dy अपॉन n का स्क्वायर, तो सिग्मा dy स्क्वायर कितना है? 60 डिवाइड बाई 5 माइनस -10 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा, जुड़ेगा नहीं। कुछ लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 12 में से 4 गया, 8 बचा। और कोवेरियंस xy सिग्मा dx dy अपॉन n, सिग्मा dx अपॉन n और सिग्मा dy अपॉन n, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिग्मा dx dy कितना है? dx dy है 8, और सिग्मा dx कितना है? 5, n कितना है? 5 माइनस 10 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3.6। तो इस प्रकार से ये हमने 3 मेथड आपको बता दिए, लेकिन 3 मेथड में आपको क्या निकालना पड़ा? कोवेरियंस निकालना पड़ा, और क्या निकालना पड़ा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ा। इन सब की आवश्यकता नहीं है, अगर हम डायरेक्टली पुट कर दें उन वैल्यूज को। कैसे करेंगे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी मैंने बताया भी था, याद है आपको, कि r बराबर सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर का अंडर रूट और सिग्मा y स्क्वायर का अंडर रूट। ये था एक्चुअल मीन मेथड में। इसमें फिर से बता देता हूं,
कि यहाँ x का मतलब x नहीं है, x माइनस एक्स बार है, y का मतलब y माइनस वाई बार है। तो ये अलग बात है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा मेथड बताते हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मल्टीप्लाई, और नीचे अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर और n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। और ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। मैं लिख देता हूँ, ये तो एक्चुअल मीन मेथड है और ये है डायरेक्ट मेथड। और तीसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या होगा, n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर और n सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। सर ये तो समझ में आ गया, अब ये कैसे आए, तो इनको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमने डिराइव किए हैं। चलो ठीक है, इसको भी बता देते हैं। राइट, तो अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में r बराबर क्या, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसको देखें, कोवेरियंस क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन और सिग्मा वाई अपॉन एन। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का स्क्वायर। अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई करें तो n से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और n से मल्टीप्लाई यहां करें तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां करें तो यहां भी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं कि r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अंडर रूट में नीचे तो एन स्क्वायर आएगा, ऊपर आ जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर और इसी प्रकार से एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर और नीचे एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को हम कैंसिल करें तो वही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन दो अंडर रूट लगेंगे, एक में एक्स का आएगा एक में वाई का आएगा। और जो मैंने बता दिया, इसी मेथड को इसी तरीके से हम एज्यूम मीन से भी कर सकते हैं। बस x की जगह क्या आ जाएगा, dx, y की जगह क्या आ जाएगा, dy। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, तो अब आगे ये आपका मेथड हो गया। ठीक है, अब अगर बाइवेरिएट सीरीज हो तब क्या होगा, तो अब बाइवेरिएट सीरीज के भी ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बाइवेरिएट सीरीज को भी समझ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, टू वे क्लासिफिकेशन, या इसको कहते हैं बाइवेरिएट। तो बाइवेरिएट सीरीज में कैसे बनती है सीरीज, जैसे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, मैथ्स और स्टेट्स में बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं और कुछ बच्चे हैं जैसे ए है, इसके 6 नंबर आए और इसमें 5 नंबर आए। ठीक है, और बी है, इसके 18 नंबर आए और 17 नंबर आए। ठीक है, और सी है, इसके 15 और 14 आए। इसके डी है, इसके 10 और 8। इस प्रकार से मार्क्स लिखे। हमने क्या करा कि मैथ्स के मार्क्स
इसको x मान लिया और y स्टेट्स को क्या मान लिया, y। ठीक है, स्टेट्स को हमने क्या माना है, y। अब मैथ्स में जो रेंज दे दी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और इसी प्रकार से स्टेट्स में भी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक दो तरह से टेबल बना ली। ठीक है, अब इसको देखो कि जैसे पहली फ्रीक्वेंसी एक ही 6 और 5, 6 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, और 5 किस में आएगा, इसमें आएगा। एक लाइन खींच दी, इसको क्या कहते हैं। इसी तरह से दूसरे को देखो 18, 17, 18 किस में आएगा, इसमें आएगा, 17 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें एक लाइन खिंच जाएगी, ये टेलीवास। फिर उसके बाद 15, 14, इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी एक टेबल हम एज्यूम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इस केस में कोफिशिएंट और कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक टेबल बना लेते हैं कोई भी। यहाँ पे हमने x लिखा, y लिखा। x में वैल्यूज हैं सपोज 1, 2, 3, 4 और y में वैल्यूज हैं सपोज 1, 2, 3, तीन ही वैल्यूज हैं। बराबर होना जरूरी नहीं है, एक एग्जाम्पल ही तो देना है जिससे आपको समझ में आए कि बाईवेरिएट सीरीज किस तरीके से बनी होती है। अब इसके अंदर जो टेबल अभी मैंने जो बॉक्स बनाया है, इसके अंदर वैल्यूज लिखी है ये 3 का मतलब क्या है, 3 फ्रीक्वेंसी है जिसमें x भी 1 है और y भी 1 है, 5 और 2, तो 10 फ्रीक्वेंसीज की यहाँ पर हो गई। अब जैसे डैश 6, 2, 8 हो गए, डैश 2, 5, 7 हो गए और डैश 10, तो 10 हो गया। तो टोटल 10, 20, 30, 35 आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 3 आ जाएगा और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, एक तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक y के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो x के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंसी है वो इधर है और y के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंसी है वो इधर है। तो ये बाईवेरिएट सीरीज है। इसमें एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक y के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि x की मार्जिनल वैल्यूज और y की मार्जिनल वैल्यूज ये जो लिखी हुई हैं वो y के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। हम लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 8, 7, 10। और अगर y के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो 1, 2, 3 तीन ही वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 13, 19। टोटल क्या है 35, इसका टोटल क्या है 35। तो ये क्या कहलाते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और चीज है नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3, 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो 7। ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंडीशनल। इसी प्रकार से कॉलम में भी 4 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको मैं करके बताता हूँ जिससे कि आपके ध्यान में आए कि किस प्रकार से ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वो x के पॉइंट ऑफ व्यू से और y के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने होंगे, इस केस में हमेशा 2 ही होंगे। और नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, रोज प्लस कॉलम। ये रोज कितनी है, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हैं वो रोज होती हैं, वर्टिकल्स हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 4। हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 4 और वर्टिकल कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से 7। तो इनको मैं करके बताता हूँ।
जैसे x दे रखा है 1 2 3 4 और y दे रखा है 1 2 3 कुछ, सपोज ये एग्जाम्पल है, और इसमें फ्रीक्वेंसी हम चेंज भी कर सकते हैं एक एग्जाम्पल देने के लिए। देखो सपोज ये फ्रीक्वेंसी है 3 2 5, कितना हो गया 10, फिर है 8 10 2, कितना हो गया 20, 3 7 0 10 हो गया, और 10 तो कितना हो गया 10 20 30 40 50। इसका टोटल करेंगे तो 6 और 8 14, और ये कितना है 19, और ये 17। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब अगर y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू 2 है, तो इफ y इज इक्वल टू 2 देन x कितना हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 10 7 डैश। तो ये दिस इज वन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है, इसी प्रकार से ये, तो 3 तो ये कॉलम वाइज होंगे। ऐसी रो वाइज अगर हम देखें तो कितने रो 4 हैं, 4 रोज हैं, तो 4 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इस तरीके से। इफ y बराबर 3 देन अगर x बराबर 2 है, ठीक है, तो कितना होगा y कितना हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 10 2, तो ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, रोज प्लस कॉलम। ठीक है, अच्छा कई जगह आपको डैश दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ब्लैंक भी हो सकता है जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये 50 क्या है सिग्मा एफ, इसको हम क्या कह सकते हैं एन। तो हमेशा ध्यान रखना है एक फ्रीक्वेंसी जो सिग्मा एफ है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को हम एन के नाम से जानते हैं। तो अगर इस केस में आपको कोरिलेशन निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो, तो फॉर्मूले में केवल एक फ्रीक्वेंसी का नंबर आ जाएगा। जैसे हमने जितने भी मेथड सीखे हैं उनमें एक फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। कैसे, जैसे हमने पहला मेथड कौन सा सीखा, एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड में क्या होगा कि R बराबर सिग्मा एफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअल मीन मेथड लगेगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, x का मतलब, और क्या याद रखना है y का मतलब। तो अगर ये मेथड ना लगाएं, हम दूसरा मेथड लगाएं। दूसरा मेथड याद है आपको, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, r बराबर n सिग्मा एफ एक्स वाई माइनस सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, और नीचे क्या होगा अंडर रूट में n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, और n सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो ये अगर आप बीकॉम भी कर रहे हैं तो बीकॉम में पूछा जाता है, ऐसा एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको इसलिए पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला तो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही तीसरा मेथड है, वो कौन सा है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें ये जो x है इसकी जगह dx आ जाएगा, ये y है इसकी जगह dy आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने जो 3 फॉर्मूले सीखे हैं वो एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, 3 से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हम कार्ल पियर्सन मेथड की क्या खास बात है,
कार्ल पियर्सन मेथड की सबसे बड़ी खास बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट मेथड है, तो बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आर, आर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कौन सा होगा? कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन का मेथड, अब 1 नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा ये पूछा जा सकता है, कार्ल पियर्सन का मेथड सबसे अच्छा है। इसकी कोई कमी तो नहीं है, इसकी कमी है। क्या कमी है? इसकी कमी ये है कि इफ वैल्यूज आर नॉन लीनियर देन दिस मेथड फेल्स। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लीनियर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर जैसे x लिखा हुआ y लिखा है -2 -1 0 1 2 और इसमें लिखा है 4 1 0 1 4, अगर हम इसको कार्ल पियर्सन से निकालेंगे तो r बराबर क्या होगा? 0। क्या होगा? r बराबर 0। तो 0 आते ही आपको आप क्या कहोगे? r 0 है। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, बट वी सी y क्या है? x का स्क्वायर है। तो रिलेशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कितना बड़ा रिलेशन है कि हर एक y की वैल्यू x का स्क्वायर है। तो ये जो हमारा मेथड है वो फेल कर जाता है इसको डिटेक्ट करने में, व्हेन ये जो x और y की वैल्यूज हैं लीनियर नहीं है। क्या है? कर्वी लीनियर है। तो ये फेल कर जाता है। तो इसका एक लिमिटेशन है। तो आपको क्या पूछा जा सकता है? इसका लिमिटेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि ये कर्वी लीनियर के लिए फेल कर जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो बहुत सारी बातें थ्योरी में भी पूछी जाती हैं। स्टैट्स में तो अगर 40 का स्टैट्स आता है तो करीब 20 नंबर का तो थ्योरी आता है, जिसमें केवल आपको कंसेप्ट अगर आते हैं तो आप कर पाओगे, नहीं आते तो नहीं कर पाओगे। देखो इसमें अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, आर का मतलब क्या? वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये यूनिट फ्री मेजर है। यूनिट फ्री मेजर का मतलब क्या है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे हमने बच्चों की हाइट लिखा है, एक तरफ वेट लिखा, हाइट होगी किसमें? सेंटीमीटर में होगी, इंचेस में होगी, लेकिन वेट किस में होगा? किलोग्राम में होगा, पाउंड में होगा। लेकिन ना तो हमें जो कोरिलेशन आर की वैल्यू है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब एक रिलेटिव वैल्यू है, और रिलेटिव में क्या होता है? उसकी कोई वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे मेरी उम्र आपसे अगर डबल है तो डबल का मतलब 2 टाइम्स हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये कौन सा मेजर है? ये रिलेटिव मेजर है। तो इसलिए क्योंकि आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है? रिलेटिव मेजर। जहां भी कोफिशिएंट लिखा होता है इसका मतलब रिलेटिव मेजर। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ध्यान रखना, जहां भी कोफिशिएंट है वहां पे समझ लेना यूनिट नहीं है। कोरिलेशन की यूनिट होती है, मीन की यूनिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की यूनिट नहीं होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की नहीं होती है, रेंज की होती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी पहली तो आपने लिख दी, और -1 से +1 ये इसकी रेंज है। आर कैन वेरी फ्रॉम -1 से +1 तक। तो -1 लोएस्ट है और +1 हाईएस्ट है, और इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्या सर 0 भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज है कि अगर u इज डिफाइंड लाइक a + bx और v इज डिफाइंड c + dy, then RUV is equal to BD upon modulus B modulus D RXY। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? पहले तो ये याद रखना कि RXY
या आर वाई एक्स एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे u भी है और यहाँ पे एक्स वाई है, क्योंकि यहाँ पे u x की टर्म्स में, y की टर्म्स में v है। तो हमें कैसे चेंज करना है, ये इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको और आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ, इफ b एंड d हैव सेम साइन, अगर b एंड d हैव सेम साइन, साइन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर दोनों का साइन सेम है, देन आर यू बी आर एक्स वाई के बराबर। फिर कोई झंझट नहीं है। इफ बी एंड डी हैव डिफरेंट साइन, देन आर यू बी माइनस आर एक्स वाई के बराबर। सर कुछ नहीं समझ में आया, चलो मैं एग्जाम्पल देके अपनी बात को 1 सेकंड में समझा देता हूं कि अगर आर दे रखा है 0.9 इसका मतलब डिफरेंट साइन है। तो ये तो आर एक्स वाई है, आर यू भी क्या होगा, साइन बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कह। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो सेम रहेगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो भी सेम रहेगा। ठीक है सर, एक बार अगर और बता दें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से समझते हैं, कब तक समझ में नहीं आएगा कि x और y दे रखा है 1 2 3 4 5 2 6 4 8 10। अगर हम इसमें एक 0 बढ़ा दें, ठीक है, और इसमें 2 0 बढ़ा दें, इसके बावजूद अगर आपको याद है कि हमने एक्स वाई निकाला था 0.9, अब हमने क्या किया, 10y कर दिया, 100 u और v को चेंज कर दिया, तो आर यू वी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने u बराबर क्या है 0 प्लस 100x और v बराबर क्या है 0 प्लस 10y। यहाँ पे u बराबर क्या है a प्लस बी एक्स और v बराबर क्या है c प्लस डी वाई। b कितना है 100 और d कितना है 10, लेकिन दोनों का साइन क्या है पॉजिटिव है। तो दोनों का साइन अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक को माइनस कर दिया, सपोज इसको माइनस कर दिया, अब पहले क्या था x में इंक्रीज है और y में इंक्रीज है तो पॉजिटिव है, लेकिन x में डिक्रीज है और y में इंक्रीज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दिस केस अगर हम कोफिशिएंट और कोरिलेशन निकालेंगे तो माइनस का 0.9 आएगा, मतलब रहेगा तो वही, वैल्यू तो 0.9 पहले भी थी अभी भी है, फर्क क्या पड़ा साइन का। इस चीज को मैं अगर फॉर्मूले से समझ में आए तो हम कैसे समझाएंगे कि देखो भाई कि r अगर -2 है, सॉरी r 0.9 है और b -2 है और d +5, तो हमने क्या बताया था आपको कि r u v बराबर b इंटू डी अपॉन मॉडुलस b मॉडुलस d अपॉन इंटू आर एक्स वाई। ये क्या है एक्स वाई का, तो इसमें b कितना है -2 और 5, मॉडुलस -2 और मॉडुलस 5 तो वही रहेगा इंटू 0.9, तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.9। तो अब आपको कैसे समझ में आता है ये आपको देखना है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, चाहे ये फॉर्मूले से समझ लो या केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो सेम रहेगा और एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा।
अगर पहले एक्स वाई का कोरिलेशन माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है भाई, चलो आगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी। इसके बाद क्या है, रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, चलो भाई रैंक कोरिलेशन समझते हैं। पहले ये ध्यान करते हैं कि रैंक कोरिलेशन है कहाँ पर। जैसे ब्यूटी कंटेस्ट है तो हम मार्क्स नहीं दे पाते, यही कह पाते हैं कि अच्छा रैंक देते हैं, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ। ये हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और दूसरे जज ने जो रैंक दी है वो जरूरी नहीं है, दोनों का परसेप्शन अलग है। इसने कहा फर्स्ट, इसने कहा थर्ड, इसने कहा सेकंड, इसने कहा फर्स्ट, इसने कहा थर्ड, इसने कहा 2, इसने कहा 4, इसने कहा 5, इसने कहा 5, इसने कहा 4। तो क्या हुआ, दोनों की रैंक में फर्क है। उस फर्क को हम क्या बताते हैं, डी। डी का मतलब क्या, R1 माइनस R2। अगर R1 से R2 घटाओगे मेरे भाई तो क्या आएगा, -2। अगर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा। इसको ध्यान देना, सिग्मा डी क्या होगा, हमेशा 0, ऑलवेज। अब डी स्क्वायर कितना हो गया, 4 1 1 1 1, तो कितना हो गया 8। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 8 आ गया। तो आर इस केस में होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ध्यान दो यहाँ पे n कितना है 5, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 8 और r कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 8 अपॉन n क्यूब माइनस n। तो देखो 1 माइनस 48 अपॉन 122 तो 0.6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या है, आपको डी निकालना है। डी क्या होता है, दोनों रैंकों का अंतर। दोनों रैंकों का अंतर मतलब क्या हुआ कि R1 में से R2 घटा दो। सर मैं R2 में से R1 घटाऊं तो भी यही रहेगा। ठीक है, तो R1 में से R2 घटेगा या R2, सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर से मतलब है, स्क्वायर करोगे तो कोई भी वैल्यू होगी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हो। सर अगर रैंक ना दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, तो हाँ ये बात भी आपने सही कही है। चलो अगर रैंक नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, इफ रैंक्स आर नॉट गिवन। अगर रैंक ना दे रखी हो, जैसे मार्क्स दे रखे, सपोज अब 5 बच्चे नहीं है 6 बच्चे हैं, क्योंकि अगर मैं हर एग्जाम्पल में 5 बच्चे ले लूंगा तो बच्चे सोचेंगे कि भाई 5 ही बच्चों वाला एग्जाम्पल होता है। नहीं, n कितना ही हो सकता है, n 6 है। अब इसमें मार्क्स जैसे एक पेपर में मार्क्स दे रखे हैं और दूसरे पेपर में दे रखे हैं। सपोज आउट ऑफ 10 दे रखे हैं, इसके आउट ऑफ 10 आए, इसके 8 आए, इसके 6 आए, इसके 5 आए, इसके 3 आए, इसके 2 आए, कुछ भी एक एग्जाम्पल है। और इसमें दूसरे पेपर में क्या है, इसमें 10 आए, इसमें 7 आए, इसमें 8 आए, इसमें 9 आए, इसमें 6 आए, इसमें 5 आए। तो अलग अलग रैंक निकलेगी। पहले पेपर के हिसाब से रैंक 1 देखो ये हाईएस्ट है, इसको 1 रैंक दे दिया। अच्छा इसके बाद 2 3 4 5 6 और R2 देखें, पहला, दूसरा क्या है 9, तीसरा क्या है 8, चौथा क्या है ये, और पांचवा क्या है ये, और छठा क्या है ये 6 रैंक। अच्छा डी की जरूरत नहीं, डी स्क्वायर भी निकाल सकते हो, डी की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए तो 1 में से 1 किया तो 2 माइनस 4 -2 और 3 माइनस 3 0, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो कितना, इसका सम हमेशा 0 आएगा। जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे स्क्वायर निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर क्या है 404,008 और हमें फॉर्मूला क्या लगाना है पता है। ठीक है, सबको पता है कि R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ठीक है, बाई चांस इस समय भी 8 ही आया और नीचे 6 क्यूब माइनस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा जा सकता है और हम कर सकते हैं। चलो
इसको एक बार कर देते हैं कि 1 माइनस 6 इंटू 8, नीचे 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 1 माइनस 8/35 और 35 माइनस 8 डिवाइड, कैसे आप करते हो ये आप क्या सोचना है कि 35 में से 8 घटा दिया और डिवाइडेड बाई 35 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 35, तो ये आंसर आ गया 0.77 प्लस का आएगा। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर आपके मन में है कि सर इक्वल रैंक होगी तब क्या करेंगे? ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बच्चे मेरे क्लास के बाद इसको पूछने के लिए आते हैं, तो मैं क्लास में थोड़ा सा ध्यान दोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो x क्या है हमारे पास और y क्या है, ये मार्क्स दे रखे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 10, 8, 6, 8, 5 इस तरीके मार्क्स हैं। इसमें 10, 8, 6, 8, 8 एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले रैंक 1 निकालेंगे तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट तो 10 है, आप आसानी से कर सकते हो। फिर दूसरी रैंक और तीसरी रैंक बराबर है, तो एवरेज रैंक क्या हो गया? 2.5। हमने 2.5 यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। सर ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि दूसरी और तीसरी रैंक बराबर है। एक को हम 2 देंगे, एक को 3 देंगे तो गलत लगेगा। 2 वाला सोचेगा हमको 2 क्यों दिया, मेरे मार्क्स तो बराबर हैं। 3 वाला सोचेगा हमें 3 क्यों दिया। तो इनका टोटल किया, कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 दे दिया। इसमें ध्यान रखना कि इस समय 2 रैंकें बराबर हैं, तो M1 क्या हो गया? 2। फिर इसी तरह से 2, 3 के बाद 4 और 5 निकल आया। फिर R2, अब R2 में क्या करें? पहली रैंक तो अनडिस्प्यूटेड है 10, फिर 8 3 जगह पे, तो इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी रैंक बराबर है। इसमें 3 रैंकें बराबर है, डिवाइड बाई 3 होगा, 2 नहीं होगा, 3। तो 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा, तो यानी 2, 3, 4 तो बट गए। अब क्या बचा? 5 बचा। अब इसका डी स्क्वायर, हमने डी नहीं निकालना, जरूरत भी नहीं है। हमने इसका डिफरेंस का स्क्वायर किया तो 0 आया, इसका डिफरेंस का स्क्वायर किया 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर किया 4 आएगा, तो 4, 1, 5, 5.5। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर आ गया। तो आर बराबर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें देखो 3 रैंकें बराबर हैं, तो M2 क्या होगा? 3। यहाँ पे क्या था? 2, क्योंकि 2 रैंकें बराबर थी। यहाँ पे कितनी रैंकें बराबर हैं? 3, तो M3। तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 M1 क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12 M2 क्यूब माइनस M2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N3 N क्यूब माइनस N। तो इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया? 5.5। तो इसको रख के हम नेक्स्ट पेज पे करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 5.5, N कितना है? 5, और M1 कितना है? 2, और M2 कितना है? 3। अब x में बराबर है, y में बराबर है, जिसमें भी बराबर हो, जब भी बराबर हो, 2 बराबर होंगे तो M1 का मतलब नोटेशन है कि पहला M 2, दूसरा M 3, किसी भी सीरीज में हो। तो हमने अब इसको रखना है r बराबर 1 माइनस, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, फिर एक 6 लिखने के बाद छोटा ब्रैकेट लगाया, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, और 1/12 3 का क्यूब माइनस 3, और नीचे क्या होगा? 5 क्यूब माइनस 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये जो 5.5 है, इसमें क्या हो जाएगा? 6/12 0.5 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है,
और नीचे 120 आ जाएगा। अब 5.56 8 48 डिवाइड बाई 48 48 डिवाइडेड बाई 120 और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ध्यान से समझने हैं। इसमें M1 क्या है, M2 क्या है, M3 M4 कई बार आ सकता है, तो हर बार आपको ये सब करना होगा। तो ये रैंक कोरिलेशन हम जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, ब्यूटी कंटेस्ट है, कौन क्रिकेटर अच्छा है कौन, ये सब रैंकिंग की बात है, ये क्वालिटी की बात है। और जहाँ भी क्वालिटी होगा, एट्रीब्यूट होगा, तो हम क्या करेंगे, रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। रैंक कोरिलेशन में हमें ये देखना होता है कि एक आइडिया लग जाए। सबसे अच्छा मेथड तो कार्ल पियर्सन है, ये अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन हाँ हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्वालिटीज़ के ऊपर बात हो। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। फिर कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड लगाते हैं। फिर है मेथड ऑफ डेविएशन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, प्लस माइनस का निशान, फिर प्लस माइनस का निशान 2c माइनस n अपॉन n। अब n का मतलब और c का मतलब, दो चीजें अगर आपको दे रखी हैं तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, c बराबर 5 और n बराबर 9 अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करोगे, r प्लस माइनस 10 माइनस 9 अपॉन 9। इसका मतलब क्या है कि ये अंदर पॉजिटिव है। अगर अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निशान ही इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। तो हम नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव, तो क्या हो गया, r बराबर प्लस 1/3। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर देखना है। ब्रैकेट के अंदर अगर पॉजिटिव निशान है तो दोनों पॉजिटिव लग जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव निशान है तो दोनों नेगेटिव। पर्पस क्या है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव तो चाहिए नहीं, हम उसका अंडर रूट निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए अंदर के ब्रैकेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अगर माइनस लगाएंगे तो एक माइनस बाहर भी लगाएंगे, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि कोरिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव। में फिर से एग्जांपल देता हूं, r बराबर 4 और n बराबर 9। ठीक है, और हमने r की वैल्यू कैसे निकालनी है, प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n, इस प्रकार से निकालनी है। तो क्या होगा कि प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 8 माइनस 9 अपॉन 9। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव का निशान ही एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव, क्योंकि ये अंदर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव का निशान ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो माइनस 1/9, इससे क्या होगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1/9, तो क्या हो गया, माइनस 1/3। तो हमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ब्रैकेट है अंदर लगा हुआ 2c माइनस n, n तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऊपर जो 2c माइनस n है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जीरो भी हो सकता है, जीरो हो तो बात खत्म, जीरो तो जीरो ही होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा, अंदर नेगेटिव है तो उसको हटा के हम पॉजिटिव बना देंगे, तो बाहर नेगेटिव का निशान उसका साइन बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है भाई, हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में कुछ चीजें आपको और समझनी है। क्या समझनी है, एक है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है r स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब है r स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो इससे ये पता चलता है, जैसे r अगर
0.9 है, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 0.81। इसको हम क्या लिख सकते हैं 81%। तो हम कहेंगे 81% ऑफ द वैल्यूज आर एक्सप्लेन्ड, और 1 माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया 0.19 और 19% ये अनएक्सप्लेन्ड और अनअकाउंटेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। आर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जैसे अगर आर 0.6 है तो आर स्क्वायर कितना हो गया 0.36। 0.36 का मतलब क्या होगा 36%, 36% ऑफ द आइटम्स आर अकाउंटेड। तो 1 माइनस 0.36 करेंगे तो 64% क्या होगा अनअकाउंटेड। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है देखो मैं बताता हूँ। आर की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.6। हाउ मैनी how much of the values are unexplained और unaccounted, कितनी अनएक्सप्लेन है या तो हमें क्या निकालना है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 0.36 यानी 64%। तो टोटल वैल्यूज में से 64 तो अनअकाउंटेड हैं। कितनी अकाउंटेड है 36%। वो क्या पता चलता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये दो कंसेप्ट आपके ध्यान में आने चाहिए। चलो इसके बाद है एक स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर में क्या होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। ठीक है, अगर आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है 0.9, एन कितना दे रखा है 16। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल है। तो स्टैंडर्ड एरर जो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं एस ई। स्टैंडर्ड एरर क्या होगा 1 माइनस 0.81 डिवाइड बाई अंडर रूट 16। तो 0.19 डिवाइडेड बाई 4, 0.19 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 0.0475। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर या 0.274 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ये दोनों चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 674 मेक इट क्लियर 674 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर तो ये है, इसका 674 से या 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.674 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.674 इंटू 0.0475 इज इक्वल टू 0.0320। ठीक है, इसका यूज क्या है अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये जो आपने बताया प्रोबेबल एरर उसका यूज क्या है। देखो हमने क्या किया, कुछ एक होता है सैंपल,
एक होता है पॉपुलेशन। एक तो सैंपल है, एक पॉपुलेशन है। सैंपल का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और पॉपुलेशन का निकालना है। तो सैंपल से पॉपुलेशन का जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो उसके अंतर कुछ आ जाता है, उसको हम कहते हैं एरर। एरर का मतलब डेविएशन। तो ये जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो होगा r प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, सॉरी प्रोबेबल एरर। ये एक तरह से रेंज आ जाएगी। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं कि r की वैल्यू 0.9 है और प्रोबेबल एरर 0.05 है। ठीक है, तो रेंज ऑफ पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू, एक बार तो हम माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे, तो ये रेंज हो गई। यानी हमने सैंपल का जो निकाला है वो तो 0.9 आया, प्लस का है। और अब हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अच्छा हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा। सपोज हमने 20 लोगों को ले लिया क्लास में से, उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया कि अकाउंट्स में कितने हैं, लॉ में कितने हैं मार्क्स, उसका निकाल लिया। तो हम उस पूरी क्लास जो 100 बच्चों की है या 200 बच्चों की है उसका निकालना चाहें तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? 3 या 0.675 के करीब मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, प्रोबेबल एरर। और प्रोबेबल एरर को माइनस और प्लस करके उसकी रेंज निकल आती है। ठीक है, और क्या यूज है सर इसका, क्योंकि अभी तक आपने जो बताया है उसका यूज भी तो होना चाहिए। हाँ, इसका ध्यान रखना कि अगर R प्रोबेबल एरर से कम है, ऐसा भी हो सकता है कि R की वैल्यू 0.1 है और प्रोबेबल एरर 0.15 है, तो क्या होगा, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर R की वैल्यू कम है प्रोबेबल एरर से तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोई एविडेंस नहीं है कोरिलेशन का, यानी जो कोरिलेशन आया है वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, और अगर R बड़ा है 6 टाइम प्रोबेबल एरर, कि R की वैल्यू 6 गुनी है किसकी, प्रोबेबल एरर की, देन R इज सर्टेन, फिर कोई कमी नहीं निकाल सकता, फिर जो हमने R की वैल्यू निकाली है वो सर्टेन है। ठीक है, और ये ध्यान रखना P इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, n का अंडर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब एक चीज और बता दें कि जब भी हम कोरिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं तो ये कोरिलेशन नॉनसेंस कोरिलेशन या स्पूरियस कोरिलेशन, या इसका दूसरा नाम भी है नॉनसेंस कोरिलेशन। क्या मतलब हुआ सर, कि अगर हम दो चीजें ऐसी ले रहे हैं जिनमें कोई रिलेशन नहीं है और उसके बाद भी कोरिलेशन आ जाए तो उसका मतलब उस कोरिलेशन का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन लास्ट 20 years। हमने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन लिख दिया और प्रोडक्शन ऑफ स्टील 20 साल का प्रोडक्शन, जैसे ये ईयर लिखा और ये व्हीट का प्रोडक्शन और स्टील का प्रोडक्शन लिखा, तो ये ईयर है और ये व्हीट है, स्टील है। तो इसमें इन दोनों को हमने x और y मान लिया और इसमें कोरिलेशन निकाला। सपोज ये आ गया 0.8
तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। नहीं, गलत है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और प्रोडक्शन ऑफ स्टील आर अनरिलेटेड। तो ये जो निकाला है वो कौन सा कोरिलेशन है? स्पूरियस कोरिलेशन। लेकिन सर ये 0.8 आ कैसे गया? अरे भाई, इसका एक थर्ड वेरिएबल है, वो है टाइम। इसका इससे रिलेशन है, इसका भी इससे रिलेशन है। तो हमने क्या किया, इसको तो एलिमिनेट कर दिया, इन दोनों का निकाल लिया। तो बाई चांस इस तरीके से जो हैविंग नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या होता है, बारिश होगी तो खेती होगी, तो एक रिलेशनशिप है। एज बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एक रिलेशन है। बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे की आयु बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी, एक रिलेशनशिप। तो जहां रिलेशनशिप है वहां तो आप कोरिलेशन निकालेंगे, जहां ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पे कोई कोरिलेशन नहीं निकालेंगे। और फिर भी किसी ने निकाल दिया और कहा कि ये तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन या कुछ भी, तो ये सब नॉनसेंस है। जैसे कभी पूछा जाए शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इस तरह का कुछ सवाल में आए तो कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई कोरिलेशन कब आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने आज की क्लास में कवर किया है कार्ल पियर्सन मेथड, कोरिलेशन। अच्छा, एक चीज और आपको चलते चलते बता देते हैं जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलेगी, वो ये कि इफ y बराबर a प्लस बी एक्स, देन मीन, मीडियन एंड मोड will be affected by both A and B। ये A and B हैं क्या? A क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन, और ये क्या है? चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। यानी y का मीन निकालना है तो क्या होगा, A प्लस बी मीन ऑफ x। मीडियन निकालना है, a प्लस बी मीडियन ऑफ x। मोड निकालना है, a प्लस बी मोड ऑफ x। तो ये ध्यान रखना कि मीन, मीडियन, मोड पे ये तीनों वैल्यूज, आपने चैप्टर पढ़ा होगा मीन का, लेकिन इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लो। a क्या है, अगर हमने, जैसे हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, सबके 10-10 नंबर बढ़ा दिए तो मीन भी 10 नंबर से बढ़ जाएगा। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तो 10 मार्क्स बढ़ाना है तो वो क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो चेंज ऑफ स्केल। तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मीन क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा। अगर 10 नंबर बढ़ाए तो मीन भी क्या होगा, 10 नंबर, क्योंकि सबके बढ़ाए तो मीन 10 नंबर से बढ़ जाएगा। फिर से बताता हूँ, इफ y बराबर a प्लस बी एक्स, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मतलब नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ a का मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर रेंज ऑफ y निकालना है तो वो भी b रेंज ऑफ x होगा। अगर md मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो b मीन डेविएशन ऑफ x होगा, और sd ऑफ y निकालना है तो वो भी b sd ऑफ x होगा। और वेरिएंस ऑफ y b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये ध्यान रखना कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसलिए हम b स्क्वायर करते हैं। अब इसके आगे जो मैंने आज बताया है वो क्या बताया कि अगर u a प्लस बी एक्स और v c प्लस डी वाई, ठीक है। तो आज हमने बताया कि u v निकालना, तो किस पे निर्भर करेगा, इस पे नहीं, इन दोनों पे निर्भर करेगा। और वो भी ना तो इससे चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ेगा, ना चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ेगा,
सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव में, यानी साइन में फर्क पड़ेगा। और वो भी क्या कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम रहेगा, दोनों नेगेटिव हैं बी एंड डी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम रहेगा। और इफ डिफरेंट साइन आर यू वी बराबर माइनस आर एक्स वाई। तो ये मैंने आज आपको कवर कराया है। तो आज की क्लास में हमने कोरिलेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है और अगली क्लास में हम रिग्रेशन के बारे में बताने वाले हैं। आपने क्लास को बड़े ध्यान से सुना होगा, और भी क्लासेस हम समय पे देते रहेंगे और आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं। आपका पेपर भी अगले महीने होने वाले ही हैं, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।